हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इट। तो आज के वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न यूरोपियन एज, जो कि आपके पेपर नंबर 506 के यूनिट नंबर 1 में प्रिस्क्राइब्ड है। तो ये जो टॉपिक है इसकी जो चीफ लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जो इम्पोर्टेंट है और जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ एक्सपेरिमेंटेशन विथ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। मॉडर्न यूरोपियन एज में एक्सपेरिमेंटेशन विथ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर जो है वो बहुत प्रोमिनेंट रहा है। राइटर्स ने ट्रेडिशनल नैरेटिव स्ट्रक्चर से हटकर नए स्टाइल्स और फॉर्म्स को अडॉप्ट किया। फॉर एग्जांपल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज़, जहाँ राइटर्स ने कैरेक्टर्स के थॉट्स और फीलिंग्स को बिना किसी क्लियर स्ट्रक्चर के एक्सप्लोर किया। इसका गुड एग्जांपल है जेम्स जॉयसी का जो वर्क है यूलिसिस। देन पोइट्री में भी नए फॉर्म्स डेवलप हुए, जैसे फ्री वर्स। पोइट लाइक टी.एस. एलियट और एजरा पाउंड ने ट्रेडिशनल राइम्स और मीटर्स इग्नोर करते हुए नई रिदम्स और स्ट्रक्चर का यूज़ किया। ये उनकी क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी को एनहांस करता है। विजुअल आर्ट्स में भी एक्सपेरिमेंटेशन देखा गया। मॉडर्न आर्टिस्ट ने एब्स्ट्रैक्ट और नॉन रिप्रेजेंटेशनल आर्ट को एक्सप्लोर किया। फॉर एग्जांपल पाब्लो पिकासो ने क्यूबिज्म का डेवलपमेंट किया, जो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव को डिनाई करता है और ऑब्जेक्ट को अलग अलग एंगल से शो करता है। ये एक्सपेरिमेंटेशन ना सिर्फ आर्टिस्टिक फॉर्म तक लिमिटेड रहते हैं, बल्कि ये नए थॉट्स और फिलोसफीज़ को भी इंक्लूड करता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म जैसे विचारधारा है जहाँ इंडिविजुअल के एग्जिस्टेंस और उनके एक्सपीरियंसेस पे फोकस किया जाता है। एक्सपेरिमेंटेशन विथ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर का जो कनेक्टिविटी है वो सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस से भी था। आर्टिस्ट और राइटर्स ने कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज लाइक वॉर, आइडेंटिटी और सोसाइटी के चेंजेस को नए तरीके से रिफ्लेक्ट किया है। इस तरह के एक्सपेरिमेंटेशन विथ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ने मॉडर्न यूरोपियन एज को डिफाइन किया है, जिससे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और थॉट की बाउंड्रीज को एक्सपेंड किया है। ये एक ऐसा पीरियड था जहाँ क्रिएटिविटी और इनोवेशन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। नेक्स्ट वन इज़ थीम्स। तो मॉडर्न यूरोपियन एज का जो लिटरेचर था उसमें हमें किस तरह के थीम्स जो है वो इम्पोर्टेंट थीम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थीम्स हमें इस तरह के वर्क्स में देखने को मिलते हैं वो है थीम्स ऑफ एलियनेशन, डिसइल्यूजमेंट एंड एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। तो फर्स्ट वन इज़ एलियनेशन। तो मॉडर्न यूरोपियन एज में जो एक इंडिविजुअल है अपने आसपास के लोगों से और जो सोसाइटी है उससे खुद को अलग महसूस करने लगता है। मीन्स एलियनेशन जो है, जिसमें ये जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें एक इंडिविजुअल रहता है लेकिन खुद को वो सोसाइटी से अलग महसूस करने लगता है। सो देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ एलियनेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से लोगों की जो कम्युनिटी और पर्सनल जो रिलेशनशिप थे वो कमज़ोर होने लगे। राइटर्स लाइक फ्रांज काफ्का ने अपने वर्क में इस एलियनेशन को एक्सप्लोर किया है। उनका जो एक वर्क है द मेटामॉर्फोसिस, जहाँ जो प्रोटैगनिस्ट है सामसा, वो अपनी फैमिली और सोसाइटी से अलग हो जाता है। देन डिसइल्यूजमेंट। इस एरा के जो लोग थे उनको अपने पे ट्रस्ट नहीं था, उनको कोई उम्मीद नहीं थी, देयर इज़ नो होप। इस तरह का लोगों का माइंड सेट हो गया था बिकॉज देयर वर 2 वॉर्स, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। इस तरह के मेजर वॉर्स ने लोगों पे बहुत सारा इफ़ेक्ट किया था। उनको उनकी जो उम्मीदें थी उनको तोड़ दिया था। पोइट्स लाइक टी.एस. एलियट ने अपनी पोइट्रीज़ में डिसइल्यूजमेंट को रिफ्लेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल द वेस्टलैंड, जिसमें सोशल और मेंटल कंडीशन की जो खामियां हैं उसको दिखाया गया है। देन कम्स एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। इंडिविजुअल अपने एग्जिस्टेंस और उनके जीने की जो वजह को लेकर प्रॉब्लम्स को फेस करता है, दैट इज़ द एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। एग्जिस्टेंशियलिज्म एक ऐसी फिलोसफी है जो इंडिविजुअल के फ्रीडम, चॉइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर
फोकस करता है। जीन पॉल सार्टर और अल्बर्ट कामू जैसे थिंकर्स ने ये बताया कि इंडिविजुअल को अपने अस्तित्व का अपने जो एग्जिस्टेंस है उसका मायना मीन्स के उसका जो इम्पोर्टेंस है वो खुद बनाना होगा, क्योंकि जो वर्ल्ड है, दुनिया जो है, इनहेरेंटली मीनिंगलेस है। सो विद द हेल्प ऑफ दीज थीम्स मॉडर्न यूरोपियन एज का जो लिटरेचर है वो इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच का जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है उसको समझाने की कोशिश करता है, जिससे ये समझ पाना इजी हो जाता है कि इंसान अपने एग्जिस्टेंस और सोसाइटी के चेंजेस से किस तरह से वो जूझता है, किस तरह से वो उससे लड़ता है। नेक्स्ट वन इज फोकस ऑन द इनर सेल्फ एंड साइकोलॉजी। यूरोपियन मॉडर्न एज में इनर सेल्फ और साइकोलॉजी पर ध्यान देना एक इम्पोर्टेंट थीम बना। इस एज के राइटर्स और आर्टिस्ट ने लोगों के मेंटल कंडीशन, इमोशंस और उनके इंटरनल स्ट्रगल्स को एक्सप्लोर किया। ये थीम्स ना सिर्फ लोगों की इंडिविजुअलिटी को समझाने में हेल्प करते हैं, बल्कि सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को भी दर्शाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इस एज में साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, जिसमें लोगों के माइंड और इमोशंस की डीप स्टडी की गई। सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल जंग जैसे जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड, ड्रीम्स और आर्केटाइप्स पर फोकस किया, जिससे लोगों की इंटरनल एक्सपीरियंसेस को समझाने में हेल्प मिली। राइटर्स लाइक वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयसी ने अपने वर्क्स में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज़ किया, जिससे लोगों की सोच, थॉट और इमोशंस को एक नेचुरल फ्लो में एक्सप्रेस किया गया। वुल्फ का जो एक टेक्स्ट है मिसेस डैलोवे, जिसमें कैरेक्टर के इनर थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्लोर किया गया, जो उसकी आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। इनर सेल्फ के एक्सप्लोरेशन में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का बड़ा रोल रहता है। दोस्तोव्स्की का जो एक वर्क है क्राइम एंड पनिशमेंट, जिसमें प्रोटोगनिस्ट रास्कोल्निकोव के मेंटल स्ट्रगल्स और मॉरल डिलेमास को बहुत डीपली वे में दिखाया गया है। एग्जिस्टेंशियलिज्म ने लोगों के इंटरनल स्ट्रगल्स पर फोकस करते हुए उन्हें अपने एग्जिस्टेंस और फ्रीडम को समझाने का मौका मिला। एग्जिस्टेंशियलिस्ट ने बताया कि लोगों के अपने डिसीजंस और एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, जिससे उनकी इंडिविजुअलिटी और सेल्फ डिस्कवरी में डेवलपमेंट होता है। इस एज के राइटर्स और थिंकर्स ने प्रैक्टिकल अप्रोचेस का यूज़ किया और उसका यूज़ करके लोगों के मेंटल हेल्थ को प्रमोट किया। दे एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ एंड एड्रेसिंग इमोशनल स्ट्रगल्स थ्रू क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन। आर्ट में भी इनर सेल्फ और साइकोलॉजी का इन्फ्लुएंस दिखाया गया है। आर्टिस्ट ने अपने इमोशंस और फीलिंग्स को विजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस किया, जिससे व्यूअर्स को उनके इंटरनल एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट होने का मौका मिला। एक्सप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट एडवर्ड मंच ने अपने वर्क में एंग्जाइटी और इमोशनल टर्मोइल को एक्सप्रेस किया। फॉर एग्जांपल उनकी फेमस पेंटिंग द स्क्रीम। इन थीम्स के थ्रू मॉडर्न यूरोपियन एज ने लोगों के इनर सेल्फ और साइकोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटी को समझा, और जो आज भी लिटरेचर और आर्ट में इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट वन इज रिजेक्शन ऑफ रियलिज्म एंड ट्रेडिशनल मोरालिटी। मॉडर्न एज में रियलिज्म और ट्रेडिशनल मोरालिटी को क्रिटिसाइज करने का एक न्यू थीम क्रिएट हुआ। इस एज के राइटर्स और आर्टिस्ट ने सोशल और इंडिविजुअल कॉन्टेंट्स से फ्री होने का अटेम्प्ट किया, ट्राई किया और नए थॉट्स और पर्सपेक्टिव्स को एक्सेप्ट किया। रियलिज्म जो कि 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ, इसका फोकस व्यवहारिक और रियल पिक्चर प्रेजेंट करने पर था, लेकिन मॉडर्न एज के राइटर्स ने ये समझा कि व्यवहारिकता कभी कभी लोगों की मेंटल और इमोशनल कंडीशन को एक्सप्रेस नहीं करता, इसलिए उन्होंने इसे रिजेक्ट करते हुए नए स्टाइल्स जैसे एक्सप्रेशनिज्म और सररियलिज्म को एक्सेप्ट किया। मॉडर्न लिटरेचर ने लोगों के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस पर फोकस किया। राइटर्स ने ये दिखाया कि लोगों का परसेप्शन और फीलिंग्स एवरीडे रियलिटी से अलग हो सकते हैं। ट्रेडिशनल मोरालिटी जो कि सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ पर बेस्ड थी, जिसे इस पीरियड में रिजेक्ट किया गया।
आर्टिस्ट और राइटर्स ने अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करने के लिए फ्रीडम को इम्पोर्टेंस दिया। उन्होंने सोशल कॉन्स्टेंस और एक्सपेक्टेशन से फ्री होने का अटेम्प्ट किया, जिससे उन्हें उनकी क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी को बढ़ाने का एक मौका मिला। फॉर एग्जाम्पल, पाब्लो पिकासो ने ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक नॉर्म्स को तोड़ते हुए नए तरीके से पेंटिंग की। नीत्शे जैसे फिलोसोफर ने ट्रेडिशनल मोरालिटी और सोशल नॉर्म्स को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने अपनी बुक गॉड इज़ डीड, जो इस बुक में उन्होंने बताया है कि मॉडर्न सोसाइटी में ट्रेडिशनल रिलीजियस और मॉरल फ्रेमवर्क्स की मान्यता कम हो गई है। इसने लोगों को अपनी वैल्यूज़ और बिलीव्स खुद तय करने की प्रेरणा दी है, इंस्पिरेशन दी है। इस तरह रिजेक्शन ऑफ रियलिज्म और ट्रेडिशनल मोरालिटी ने मॉडर्न यूरोपियन एज के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस किया। इसने लोगों और सोसाइटी के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को समझाने का एक नया दृष्टिकोण दिया, जिससे क्रिएटिव एक्सप्रेशन और इंडिविजुअलिटी को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट इज सिंबलिज्म एंड इमेजिज्म। मॉडर्न यूरोपियन एज में सिंबलिज्म और इमेजिज्म जैसे मूवमेंट्स ने लिटरेचर और आर्ट को नए रूप में प्रेजेंट किया। ये दोनों ही मूवमेंट्स लोगों के इंटरनल एक्सपीरियंसेस और परसेप्शंस को समझाने के लिए नए तरीके प्रोवाइड करते हैं। सिंबलिज्म एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें राइटर और आर्टिस्ट लोगों के इमोशंस, थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को एब्स्ट्रैक्ट सिंबल के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें रियलिटी से परे जाकर एक मेंटल या इमोशनल एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस किया जाता है। सिंबलिस्ट ने ऑर्डिनरी चीज़ों को डीपर मीनिंग से भरा। ये सिंबल्स लोगों के मेंटल कंडीशन को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, चार्ल्स बॉल्डरेल की पोइट्री में उन्होंने हैप्पीनेस और ग्रीफ को एक्सप्रेस करने के लिए कई सिंबल्स का यूज़ किया। इमेजिज्म एक पोइटिक मोमेंट है जो अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ। इसमें पोइट्स ने इमेजेस को क्लियरली और डायरेक्टली प्रेजेंट करने पर फोकस किया, जिससे कि रीडर के लिए उनका मीनिंग इजी हो। इमेजेस ने कॉम्प्लेक्स इमोशंस को सिंपल और क्लियर इमेजेस थ्रू एक्सप्रेस करने का अटेम्प्ट किया। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं होते। इमेजिज्म का उसका जो एम था वो विविड और प्रिसाइज इमेजरी का यूज़ करके रीडर के मेंटल एक्सपीरियंसेस को इन्फ्लुएंस करना था। इसमें सेंसरी डिटेल्स पर फोकस किया जाता है, जिससे रीडर को विजुअल और इमोशनल एक्सपीरियंस मिले। इमेजेस ने ट्रेडिशनल पोइटिक फॉर्म्स और कन्वेंशन से दूर होते हुए नए टेक्निक्स को एक्सेप्ट किया। फ्री वर्ड्स और कॉन्क्रीट इमेजेस का इसमें यूज़ होता है और इनकी ये खासियत थी। सिंबलिज्म और इमेजिज्म ने मॉडर्न यूरोपियन एज में लिटरेचर और आर्ट को एक नया नज़रिया दिया। दोनों मूवमेंट्स ने लोगों के इंटरनल एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर किया और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस किया। नेक्स्ट इज मीथ एंड द यूज़ ऑफ क्लासिकल एल्यूजन्स। मॉडर्न यूरोपियन एज में मीथ और क्लासिकल एल्यूजन्स का यूज़ लिटरेचर और आर्ट में एक इम्पोर्टेंट थीम बना। ये एलिमेंट्स राइटर्स और आर्टिस्ट को उनके वर्क में डीपर मीनिंग और कल्चरल कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। मिथोलॉजिकल स्टोरीज और कैरेक्टर्स ने सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ को एक्सप्रेस किया। ये स्टोरीज पुराने सोशल नॉर्म्स, बिलीव्स और कस्टम्स को एक्सप्रेस करने का एक वे है। राइटर्स ने इन मीथ्स का यूज़ करके सोशल इश्यूज और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर किया। मिथ्स में कई यूनिवर्सल थीम्स होते हैं, जैसे क्रिएशन, डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन, जो अलग अलग कल्चर्स में सिमिलर दिखाई देते हैं। इससे रीडर्स और व्यूअर्स को एक इम्पोर्टेंट कनेक्शन मिलता है, जो उनकी अपने इमोशंस और एक्सपीरियंसेस से जुड़ा होता है। मिथ्स में आर्केटाइप्स लाइक हीरो, मेंटर और ट्रिकस्टर का यूज़ किया जाता है। ये आर्केटाइप्स लिटरेचर में कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट और स्टोरी प्रोग्रेशन में हेल्पफुल होते हैं। मॉडर्न राइटर्स ने ओल्ड मिथ्स को नए तरीके से इंटरप्रेट किया है।
ये ओल्ड स्टोरीज आज के एरा के इश्यूज और चैलेंजेस से रिलेट की जा सकती है। टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड, इसमें क्लासिकल मिथ्स को कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है, जिससे सोशल और साइकोलॉजिकल थीम्स को एक्सप्रेस किया गया। क्लासिकल अलूजन्स ओल्ड लिटरेचर जैसे ग्रीक और रोमन टेक्स्ट से इंस्पिरेशन लेते हैं। इनका यूज़ करने से राइटर्स उनकी स्टोरीज़ को एक लिटरेरी डेप्थ देते हैं और रीडर को एक फेमिलियर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। क्लासिकल अलूजन्स का यूज़ थीम्स और आइडियाज़ को और गहरा बनाने के लिए किया जाता है। ये रेफरेंसेस रीडर्स को डीपर मीनिंग और इंटरप्रिटेशंस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, शेक्सपियर ने अपने प्लेज में ग्रीक मिथोलॉजी से रेफरेंसेस दिए हैं, जो उनकी थीम्स को एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं। क्लासिकल अलूजन्स का यूज़ कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट और उनके मोटिवेशंस को समझाने में हेल्प करता है। कैरेक्टर्स के एक्शंस और डिसीजंस को जो ओल्ड स्टोरीज से रिलेटेड करते हैं, उनकी पर्सनालिटी और चॉइसेस को प्रेजेंट किया जा सकता है। क्लासिकल अलूजन्स का यूज़ लिटरेचर के बीच के कनेक्शन को दिखाना है। राइटर्स दूसरे टेक्स्ट को रेफरेंस करके, उसका रेफरेंस देख के अपने वर्क्स को एक ब्रॉडर लिटरेरी ट्रेडिशन के साथ कनेक्ट करते हैं। ये एक इंटरटेक्चुअल डायलॉग का क्रिएशन करता है, जिससे रीडर्स को अलग अलग लेयर्स ऑफ मीनिंग समझने का एक मौका मिलता है। मिथ्स और क्लासिकल अलूजन्स ने मॉडर्न यूरोपियन एज के लिटरेचर और आर्ट को डीप और मीनिंगफुल बनाया। ये एलिमेंट्स लोगों के एक्सपीरियंसेस, कल्चरल वैल्यूज़ और सोशल इश्यूज़ को एक्सप्लोर करने में हेल्प करते हैं। इससे राइटर्स और आर्टिस्ट को अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का एक नया जरिया मिलता है, जो आज भी सोशल और आर्टिस्टिक कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लुएंस कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रेगमेंटेड एंड सब्जेक्टिव नरेशन। मॉडर्न यूरोपियन एज में फ्रेगमेंटेड और सब्जेक्टिव नरेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स ने लिटरेचर को एक नया रूप और समझाने की एक नई अप्रोच दी। ये टेक्निक्स रीडर्स को लोगों के इंटरनल एक्सपीरियंसेस और कॉम्प्लेक्स रियलिटीज़ से फेमिलियर करने में हेल्प करता है। फ्रेगमेंटेड नरेशन का मीनिंग है कि स्टोरी को एक सिक्वेंशियल या लीनियर फॉर्म में नहीं, बल्कि अलग अलग फ्रेगमेंट्स या एपिसोड्स के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। इसमें टाइम के स्रोत को तोड़ते हुए अलग अलग पर्सपेक्टिव्स और एक्सपीरियंस दिखाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जेम्स जॉयस की यूलिसिस में स्टोरी का क्रम अलग अलग सब्जेक्ट और टाइम में शिफ्ट होता है, जो लोगों के एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करता है, दर्शाता है। इस स्टाइल में क्रोनोलॉजी को तोड़कर कहानी के स्टोरी के अलग अलग पहलुओं को एक साथ प्रेजेंट किया जाता है। इससे रीडर्स को स्टोरी के डिफरेंट लेयर्स समझने का मौका मिलता है। ये टेक्निक आज के एरा के लोगों के कॉम्प्लेक्स और केओटिक माइंड को एक्सप्रेस करता है, दर्शाता है। फ्रेगमेंटेड नरेशन में कई पर्सपेक्टिव्स या पॉइंट ऑफ व्यू को इंक्लूड किया जाता है। इससे स्टोरी को एक लेयर्ड और मल्टी डायमेंशनल फॉर्म मिलता है, जिससे रीडर्स अलग अलग कैरेक्टर्स के एक्सपीरियंस को समझ सकते हैं। वर्जीनिया वुल्फ की टू द लाइट हाउस इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स के थॉट्स और एक्सपीरियंसेस दिखाए गए हैं। इस टेक्निक का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये लोगों के मेंटल कंडीशन और परसेप्शन पर फोकस करता है। ये फ्रेगमेंटेड मोमेंट्स लोगों के थॉट्स और इमोशंस को दर्शाते हैं, जिससे स्टोरी को समझने में उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाती है। सब्जेक्टिव नरेशन लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस और इमोशंस पर फोकस करता है। इसमें राइटर्स अपने सब्जेक्टिव फीलिंग्स और थॉट्स को इंक्लूड करते हैं, जिससे रीडर्स उस लोगों के एक्सपीरियंस को समझने में उनको हेल्प मिलती है। इस स्टाइल में स्टोरी के इवेंट्स को लोगों के नज़रिए से देखा जाता है। इस टेक्निक में इंटरनल मोनोलॉग्स और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ होता है। राइटर्स लाइक मार्शल फ्राउस्ट अपने कैरेक्टर्स के मेंटल थॉट्स और इमोशंस को दिखाते हैं, जो रीडर्स को एक डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट प्रोवाइड करते हैं।
प्राउस्ट का इन सर्च ऑफ लॉस्ट इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। सब्जेक्टिव नरेशन में नरेटर की रिलायबिलिटी पर क्वेश्चन उठता है। रीडर्स को कभी कभी ये समझना मुश्किल हो जाता है कि नरेटर के थॉट्स और एक्सपीरियंस कितने जेन्युइन है। इससे स्टोरी की इंटरप्रिटेशन में कॉम्प्लेक्सिटी आती है। सब्जेक्टिव नरेशन से स्टोरी में इमोशनल डेप्थ और रिचनेस आती है। ये लोगों के दुख, दर्द, सुख और स्ट्रगल को एक्सप्रेस करता है, जिससे रीडर्स के लिए एक कनेक्शन बनाना इजी होता है। इसमें राइटर्स अपने कैरेक्टर्स के साइकोलॉजिकल स्टेट को एक्सप्लोर करते हैं। सब्जेक्टिव नरेशन का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इसमें मेमोरी का इन्फ्लुएंस होता है। कैरेक्टर्स अपने एक्सपीरियंस और मेमोरी के थ्रू स्टोरी को बताते हैं, जो उनका परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग को इन्फ्लुएंस करता है। इस टेक्निक का यूज़ काजुओ इशिगुरो ने उनकी टेक्स्ट नेवर लेट मी गो में उसका यूज़ किया है। फ्रेगमेंटेड और सब्जेक्टिव नरेशन ने मॉडर्न यूरोपियन एज के लिटरेचर में नए डेवलपमेंट और एक्सप्रेशन की पॉसिबिलिटीज़ को प्रोवाइड किया है। ये टेक्निक्स रीडर्स को लोगों के इंटरनल एक्सपीरियंसेस, थॉट्स और इमोशंस को फैमिलियर करने में हेल्प करते हैं, जो स्टोरी को एक डीपर और लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। इन टेक्निक्स के थ्रू राइटर्स ने ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग के बाउंड्रीज़ को तोड़ के एक नई लिटरेरी लैंडस्केप का क्रिएशन किया है, जो आज भी सोशल और साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो ये है मॉडर्न यूरोपियन एज के चीफ और मेजर लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा एंड आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। इसको मैंने इंस्टेड ऑफ इंग्लिश हिंदी में समझाने का अटेम्प्ट किया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।